हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और आज हम एसिड बेसिस सॉल्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक में हम इंडिकेटर्स और पीएच और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी, बिल्कुल चिंता मत करो यार, बहुत जल्दी लाऊंगा पक्के में। तो वो वीडियो होगी आपकी सॉल्ट वगैरह की, और ये चैप्टर फिर एंड पे चला जाएगा। हो सकता है सॉल्ट में 2 वीडियो बने। तो खैर, आज के इस टॉपिक को हम बहुत ही जल्दी कवर करेंगे, छोटी सी ही वीडियो बनेगी। तो पहले टॉपिक्स लिख देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, और इससे रिलेटेड एक टॉपिक होगा आपका पीएच, और उसके बाद एक और टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो चलिए समझते हैं धीरे धीरे हर चीज़ को। तो देखिए, हर सब्सटेंस का नेचर होता है, या तो वो न्यूट्रल होता है, या एसिडिक होता है, या बेसिक होता है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है? उस चीज़ को पता करने के लिए एक दूसरे सब्सटेंस होते हैं, उनको इंडिकेटर्स कहा जाता है, जो ये पता लगाने में हमारी हेल्प कर देते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है, या बेसिक नेचर का है, या फिर न्यूट्रल है। पर ऐसा होता कैसा है, वो सब्सटेंस जो इंडिकेटर होता है, वो जब कभी एसिड या बेस या किसी न्यूट्रल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तो उसका कलर चेंज हो सकता है, या फिर उसकी जो स्मेल है, जो ओडर है, वो चेंज हो जाती है। उसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि इस सब्सटेंस में कौन सा एसिड है, मतलब ये एसिड है, बेस है, जो भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, आपने लिटमस पेपर के बारे में कई बार सुना होगा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें आप लिटमस पेपर को थोड़ा सा कांटेक्ट में लाओ, तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आप ब्लू लिटमस को बेस में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो खैर, ये सारी चीज़ें हमें इसमें ही सीखनी है। तो इंडिकेटर्स को अगर डिफाइन आपको करना है, तो दीज आर दो substances which change their color or odor when comes in contact of acid or base। तो ये एक इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है कि जब ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड या बेस के साथ कंबाइन हो और उनका कलर या ऑर्डर चेंज हो जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स कहेंगे। इंडिकेटर्स का क्लासिफिकेशन भी होता है। जनरली इंडिकेटर्स को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि नेचुरली हमें प्लांट्स वगैरह में मिल जाते हैं, है ना। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होंगे जो हम लैब में या फिर इंडस्ट्री में बनाएंगे, उनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है केमिकली। तो हम इन दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको भी, इसको ही में रब कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि नेचुरल इंडिकेटर, ये जो है हमें प्लांट्स के अंदर मिलते हैं जनरली, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देखो, इसमें सबसे पहले हम लिख देते हैं टर्मरिक, जो हल्दी होती है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। यहाँ मैं एक चीज़ करता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, और ये हमने बेसिक सॉल्यूशन में मिलाना है टर्मरिक को। तो जब मैं टर्मरिक को न्यूट्रल सॉल्यूशन में रखूंगा, तो जाहिर सी बात है उसका कलर येलो ही रहता है। आप पानी में डालिए हल्दी को, तो वो येलो ही रहेगी। एसिडिक सॉल्यूशन में भी वो येलो ही रहती है, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही बेस से कांटेक्ट में आती है, तो उसका कलर जो है वो थोड़ा सा रेड हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। तो ले दे के हमें हल्दी से बेस का पता लग जाता है ना। एसिड का तो हम कुछ पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एसिड में कलर ही चेंज नहीं होने वाला। लेकिन रेड के लिए, मतलब बेस के लिए, ये क्या होने वाली है? इंडिकेटर होने वाला है। अब अगर बात करें, एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसमें पर्पल कैबेज होता है। पर्पल कैबेज न्यूट्रल में ऑब्वियस सी बात है, इसका कलर पर्पल ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब जब बात करोगे एसिडिक की, तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और बेस में इसका सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन बन जाएगा। ठीक है ना, इसकी कैबेज की पत्तियां निकाल के जूस बनाना है और उस जूस को ही हम एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हो गए। एक नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको कई बार यूज भी करते हैं। ये लिटमस जो है आपको लाइकन प्लांट से मिलता है, याद रखना इसको, लाइकन प्लांट होता है ना, इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है और हम लिटमस पेपर के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। और इसका जो कलर है वो जनरली न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो आपको जो है पर्पल कलर ही मिलेगा, ठीक है, पर्पल और थोड़ा सा ब्लूइश कलर मान लो। एसिड में जैसे ही आप इस पर्पल कलर को डालोगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही आप बेस में इसको मिलाओगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो पर्पल कलर है लिटमस का थोड़ा सा ब्लूइश फॉर्म में रहता है, तो हम कई बुक्स में आप ये भी देखोगे कि भाई वो न्यूट्रल में भी ब्लू रहता है, कई जगह पर्पल भी लिखा रहेगा, तो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। आपको ये इंडिकेटर्स को तो हमेशा याद रखना है। और भी ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं उनके एग्जाम्पल आप, ऑनियन और वेनिला, और आप ले लो क्लोव। ठीक है, प्याज, लौंग, वेनिला वगैरह, ये भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, लेकिन इनके कलर वगैरह चेंज नहीं होते, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, इनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। जैसे प्याज तुम देखोगे इसकी स्मेल न्यूट्रली कुछ और रहेगी, लेकिन जब ये बेस से कांटेक्ट में आएगा तो इसकी चेंज हो जाएगी स्मेल पूरी के पूरी। इसी तरह क्लोव है, क्लोव का अगर आप जूस निकाल लेंगे, उसको अगर चेक करेंगे एज ए इंडिकेटर, तो उसकी स्मेल बदल जाएगी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आके। तो इन इंडिकेटर्स को जो कि सिर्फ अपनी ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, अपनी स्मेल को चेंज कर रहे हैं ना, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलेंगे। इन इंडिकेटर्स को हम क्या बोलेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो दोज इंडिकेटर्स व्हिच चेंज देयर स्मेल और ऑर्डर when comes in contact with acid or base are known as olfactory indicators। तो आई होप आपको ये नेचुरल इंडिकेटर वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमने ये पढ़ी है कि जो इंडिकेटर ऑर्डर को चेंज करेंगे अपनी, उसको हम क्या बोलेंगे, olfactory indicators। अब बात करनी है हमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो इसमें भी काफी सारे एग्जांपल्स होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये लैब में बनते हैं या फिर आप इसको इंडस्ट्री में भी बनाते हैं। ले देखें, इंडस्ट्री की भी लैब ही होगी, वहीं बनेंगे, मतलब एक ही बात है। तो लैब में या इंडस्ट्री में मतलब हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है, तभी इसका नाम सिंथेटिक इंडिकेटर पड़ता है। अब इसमें एग्जाम्पल आपके बहुत सारे होंगे, जैसे कि फिनोफ्थिलीन होगा, फिनोफ्थिलीन, ठीक है, और आप ले लो मिथाइल ऑरेंज। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको तो इसके कलर चेंज के साथ भी याद रखने हैं। अब वापस से मैं मिला लेता हूँ इसको न्यूट्रल में, फिर दोबारा एसिड और एक बेसिक सॉल्यूशन। तो फिनोफ्थिलीन के बारे में याद रखना, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस रहता है, कलरलेस, और यहाँ पर भी एसिडिक सॉल्यूशन में भी इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे ही बेस के कॉन्टेक्ट में ही आएगा फिनोफ्थिलीन, तो पी से फिनोफ्थिलीन और पी से पिंक कलर, ठीक है, याद रखने में शायद आपको आसानी होगी। तो पी से फिनोफ्थिलीन, पी से पिंक कलर, एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो कोई कलर चेंज नहीं होने वाला, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आते से ही इसका कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज की तुम अगर बात करेंगे हम, तो यहां पर आप देखो, मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मिथाइल ऑरेंज नाम है तो यहां पर तुम ऑरेंज कलर लिख दोगे, नहीं, ठीक है, इसका कलर एक्चुअल में येलो होता है और येलोइश ऑरेंज टाइप का होता है। मतलब अगर देखोगे ना लैब में तो शायद तुम्हें थोड़ा सा महसूस हो। खैर, येलो लिखना है यहाँ। आपको एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज देता है रेड कलर, और बेस में अगेन इसका कलर चेंज नहीं होगा, येलो ही रहेगा। या फिर अगर रेड के बाद बेस मिलाओगे तो वो वापस येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ले देखे इन दोनों चीज से तुम क्या सीखते हो कि फिनोफ्थिलीन बेस का टेस्ट आसानी से दे देगा, मतलब बेस को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप आसानी से पता कर लोगे, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन को पता करने में हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। ओके, नाउ बात करते हैं, और भी एग्जांपल हैं इसके, जैसे होता है आपका मिथिलीन ब्लू,
ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो इस एग्जाम्पल को भी तुम्हें याद रखना है, और 2-3 एग्जाम्पल अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो प्लीज बता देना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इसके बाद एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये थोड़ी सी अलग चीज है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग करके मैं पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना, वो बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया जाता है, और एक्चुअल में यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एक रेंज देता है। नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपके पास सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एक रेंज दे देगा कि ये सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, ये सॉल्यूशन कितना ज्यादा बेसिक है, ये न्यूट्रल है कि नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कुछ नहीं है, मिक्स करके एक इंडिकेटर बनाया जाता है, एक स्केल बनाई जाती है अलग अलग कलर की। आप कलर को इस तरह से याद कर लो कि आपने वो देखा होगा ना, विबग्योर लिखते हैं हम लोग, ये जैसे VIBGYOR, विबग्योर। तो मतलब कुछ इस तरह से ही रेंज होती है उसकी स्केल की, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, उसकी एक स्केल होती है, वो इसी तरह से रहती है, और वहां पर वो आपको पूरी एक तरीके से रेंज देगा एक एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की। अब ये कैसे रेंज देगा, जब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन कलर शो करेगा ना, तो समझ जाइएगा आपका सॉल्यूशन न्यूट्रल है। और अगर इस तरफ सारे कलर शो करेगा तो यहां अगर आप इंक्रीज, मतलब इस तरफ के कलर शो करेगा, पहले येलो या फिर ऑरेंज, तो फिर येलोइश ऑरेंज, फिर या फिर ऑरेंज से थोड़ा रेड कलर की तरफ जाएगा, तो एसिडिक नेचर जो है आपका वो इंक्रीज होगा ऐसे जाते समय, ठीक है ना। और अगर यहां पर इस तरह से जाओगे, है ना, ग्रीन से कभी वो आपका कलर ब्लू हो रहा है या इंडिगो हो रहा है या वॉयलेट हो रहा है या पर्पल हो रहा है ना। मैं ये कलर सिर्फ याद करने के लिए, तुम्हें आसानी के लिए बता रहा हूं। इसके बीच बीच में भी काफी सारे कलर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बेसिक नेचर इसका इस तरफ जाने से बेसिक नेचर आपका इंक्रीज होने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक फायदा ये होता है कि आपको रेंज पता चल जाती है कि कोई सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप इतनी ही याद रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, कई सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके बनाया गया है। डन। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, अभी हमने इंडिकेटर्स को तो ऑलमोस्ट समझ लिया, ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो देखो पिछली क्लासों में स्ट्रेंथ के बारे में तुमने सीखा था कि स्ट्रेंथ के बेस पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम डिवाइड करते हैं ना, एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि टोटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो टोटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो वो चीज हमें स्ट्रेंथ बताती है कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या पैरामीटर होता है किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए? अब जो पता करने के लिए पैरामीटर है वो है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन से आप पता कर सकते हो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कि वो कितना ज्यादा एक्वस सॉल्यूशन जो रहेगा आपका, जो भी आपके पास सैंपल रहेगा सॉल्यूशन का, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, या कितना ज्यादा वीक एसिड है या कितना ज्यादा वीक बेस है। क्या पता करना पड़ेगा आपको? इस पैरामीटर को पता करना पड़ेगा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन को और OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन को। नाउ हुआ क्या, इस चीज को नापने के लिए एक स्केल बनाई गई। स्केल मतलब वाली स्केल नहीं, एक अलग तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू वाली स्केल बनाई गई जिसको हम pH स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ तो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा दी थी, स्ट्रेंथ में बता चुका हूं। स्ट्रेंथ छोटा टॉपिक है लेकिन स्ट्रेंथ से रिलेटेड है pH, इसलिए पहले स्ट्रेंथ पढ़ाया था। तो स्ट्रेंथ नापने के लिए ही क्या बना, एक तरीके की pH स्केल बनी, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें आपको समझनी है कि ये क्या होता है। देखो P से जो मतलब निकलता है वो निकलता है पावर का। एक्चुअल में पावर तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जर्मनी में ये पोटेंस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। किसी जर्मन साइंटिस्ट ने दिया होगा, है ना,
सोरेनसन ने इसका कंसेप्ट दिया था, मेरे नाम से मिलता जुलता है, मैं लिख देता हूं। जिस साइंटिस्ट ने पीएच स्केल का कंसेप्ट हमें दिया था उसका नाम था सोरेनसन, ठीक है ना। 1909 की बात है ये, वर्ल्ड वार से पहले की। खैर, तो इन्होंने ये पीएच स्केल का कंसेप्ट दिया था। तो H से हम लेंगे हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव आयन को, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कर लो। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि P से पोटेंस होता है, और ये एक जर्मन वर्ड है सबसे पहले, इसका मतलब होता है पावर, और H से क्या है, हाइड्रोजन से रिलेटेड करना है हमें। ये चीज हो गई आपकी पीएच की, समझना इस बात को। अब ये चीज हमें क्या सिखाती है, सबसे पहले तो पीएच जो है एक स्केल है, वो हमें दिखाती है कि कितना सॉल्यूशन एसिडिक है, कितना बेसिक है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताई थी इसके बारे में बात, मैं उसको यहां पर लिखता हूं सबसे पहले, फिर आपको समझाऊंगा। देखो, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड as negative log ब्रैकेट में लिख दो टू द बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन concentration, pH of a solution is defined as negative log to the base 10 of H positive ion concentration in moles per liter। जो पहली बार इसको सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे उनको तो ये समझ में ही नहीं आया होगा कि ये है क्या, है ना। तो ये कुछ नहीं है, एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद आपको समझेंगे। ये हो गई पीएच ऑफ सॉल्यूशन या पीएच की डेफिनेशन आपके लिए। अब ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो शायद तुम और अंडरस्टैंडिंग और फील आ जाएगी। देखो, pH इज इक्वल टू इज डिफाइन एज नेगेटिव, ये नेगेटिव बहुत बड़ा बना दिया, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन, और ब्रैकेट में क्या लिखा था, टू द बेस 10, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। ये हो गया आपका pH का फॉर्मूला, और इसी के बेस पर हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है। देखो, ये जो है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने H को लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम ये शो कर रहे हैं कि उसको हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिया हुआ है H पॉजिटिव को, क्योंकि H पॉजिटिव ही डिसाइड करना है, या तो H या फिर OH, किस चीज को, क्या सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा। और हम इस कॉन्सेंट्रेशन को किस टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, लॉग की वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये थोड़ी मैथमेटिकल एक डेफिनेशन बन जाती है, इसलिए बच्चों को काफी दिक्कत होती है। तो इसको याद कर लो, इससे डेफिनेशन बन जाएगी आपकी। अब ये जो पीएच स्केल है, ये एक्चुअल में क्या नापने के लिए काम आ रहा है, आपका एसिडिक और बेसिक की स्ट्रेंथ नापने के लिए काम आती है। जनरली आपको इसके बेस पर 10th क्लास में एक भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आने वाले, बट स्टिल एक इक्वेशन आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर माइनस साइन हटाना है तो ये माइनस साइन हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो H है उसका कॉन्सेंट्रेशन फिर अपॉन में नीचे आ जाएगा। तो ये भी सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है, और लॉग भी क्या होगा, हम टू द बेस 10 लेंगे ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। लॉग 10 की वैल्यू जो होती है, हमेशा याद रखना, लॉग 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। एक आध न्यूमेरिकल होगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीएच स्केल की ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। कुछ और भी प्यारी प्यारी बातें हैं इसके अंदर, वो अभी हाल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पीएच स्केल जो होती है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है ना। तो मैं एक स्केल बना लेता हूं इस तरह से, और यहां पर मैं लिख देता हूं 7, और इधर फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये 0 हो गया, ठीक है। फिर इधर हम लिख देते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हो गई आपकी पीएच स्केल। याद है यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था, जब मैं ऐसे जा रहा था तो कौन सा नेचर बढ़ रहा था, बेसिक नेचर। यहां पर भी वही होने वाला है, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा,
जब मैं ऐसे जाऊंगा, मतलब 7 से 14 की तरफ जाऊंगा, और जब 7 से 0 की तरफ जाऊंगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ने वाला है? एसिडिक नेचर बढ़ने वाला है। ठीक है, अब अगर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली क्या चीज बढ़ रही है? H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर यहां पर बेसिसिटी बढ़ रही है, मतलब बेसिक नेचर बढ़ रहा है, तो क्या चीज बढ़ रही है? OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब हम जब ऐसे जा रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ेगा, तभी तो एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और जब इधर जाएंगे तो क्या बढ़ने वाली है? OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये 7 वैल्यू जो है ये क्या बताएगी? कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है, आज के ज़माने में पीएच स्केल या पीएच पेपर का तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं ले दे के, हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उससे ही हम देख लेते हैं वाटर है जो भी है सॉल्यूशन, वो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। खैर, क्लासिकल साइंस भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, नहीं तो चीज़ें सीखोगे कैसे इतनी जल्दी। तो ये इसका इंपॉर्टेंस भी अभी हमें देखना है क्या होता है। ये चीज़ मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि पीएच क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वैसे न्यूमेरिकल शायद ही आए एग्जाम में, लेकिन कोई सब बड़ी चीज़ भी नहीं है, फिर आप आसानी से कर लोगे। देखो, मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने कि आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन मान लो, और उस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -9 मान लेते हैं, 9 है। तो वो हमसे पूछेंगे, इन -9 भी मोल्स पर लीटर में है। ठीक है, मोल्स पर लीटर। ओके, वो पूछेगा कि बताओ भाई जब H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है? 10 टू द पावर -9 मोल्स पर लीटर में दिया हुआ है, तो इसका पीएच क्या होगा? तो देखो, पीएच का भी फॉर्मूला लिखा था, पीएच इज इक्वल टू -log टू द बेस 10, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, और एक और फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था? माइनस हटा दिया था, log 10, और अपॉन में हमने H पॉजिटिव को लिख दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ मुझे वैल्यू दे रखी है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन की, तो उसको यहाँ पुट कर दूंगा। तो पीएच क्या निकलेगा? देखो, -log 10, और यहाँ पर 10 टू द पावर -9, ये मैंने यहाँ रखा। अब क्या होगा? ये कुछ नहीं होने वाला। ये जो -9 है, जब 10 टू द पावर इस तरह से log के आगे लिखा रहता -9, तो ये -9 इधर चला जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स में और सीखोगे तुम, जब -9 इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा, ये साइन भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 9 लिखा रहेगा, और log 10, और ये जो 10 है वो ऐसा कि ऐसा बचा। अब log 10 टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी? log 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, pH इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये तो 1 है, तो pH क्या आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल छोटा सा था, सिंपल सा था, समझ में आ गया। अगर आ गया कभी, मान लो 10th में, तो ऐसा ही आने वाला है। इससे ऊपर नीचे तो कुछ नहीं जाना, इससे ऊपर तो किसी कीमत पे नहीं जाएगा, और बेसिकली आते भी नहीं है। तो खैर सिंपल है, जब 10th में लॉग वगैरह अच्छे से सीखोगे, और लॉग इतना भी कुछ अभी सीखने की जरूरत नहीं है साइंस में पर्टिकुलर अगर मैं बताऊं तो, मैथ्स का तो आप खुद देख लेना, तो आसानी से इस तरह के न्यूमेरिकल हो जाते हैं पीएच पे। ठीक है, नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो देखो, नोट्स वगैरह तो मैं अभी इतना कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे तो लिखता रहूंगा, बोर्ड भर जाएगा। आपको समझा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं पीएच के। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारे अपने लिए, ह्यूमंस के लिए। अब ह्यूमंस के लिए आप देखो, या फिर प्लांट्स को भी ले लो, ह्यूमंस, प्लांट्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक नैरो रेंज में रहते हैं पीएच की। मतलब आपकी और मेरी बॉडी का जो पीएच होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से लेकर, आप समझो 7 से लेकर 7.4 या 7.5 के आसपास रहता है बॉडी का हमारा पीएच। ये ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इससे ज़रा भी नीचे ऊपर हो जाए थोड़ी देर के लिए भी, तो क्या हो जाएगा? भौकाल आ जाएगा, मतलब आप मर भी सकते हो। समझ रहे हो? आपके ब्लड का जो पीएच है वो 7.36 से लेकर 7.42 तक रहता है,
और ब्लड इस पीएच को मेंटेन करता है, इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन भी कहते हैं। बॉडी का पीएच अगर ऊपर नीचे होता है तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो बॉडी का पीएच रखना, मेंटेन रखना, हमारी बॉडी ही ऐसी बनी है, हमारा ब्लड ऐसा बना है कि वो उसको मेंटेन रख लेता है, ठीक है। प्लांट्स का भी कुछ ऐसा ही मामला है। प्लांट्स की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में आप ले लो, आप जब इसका दूसरा इंपॉर्टेंस समझो एग्रीकल्चर के अंदर। अब एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ इसके इंपॉर्टेंस की। मैं 3 वो ले लेता हूँ, मतलब क्रॉप्स ले लेता हूँ। एक राइस ले लेता हूँ, एक शुगर केन, और क्या लें भाई, शुगर केन हो गए, चलो इन दोनों को ही देखो। और हाँ, एक और ले लेते हैं अपन, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, संतरे वगैरह, लेमन वगैरह, ठीक है। अगर ये तीनों आप कहाँ उगाओगे, कहाँ इनकी क्रॉप्स वगैरह मतलब क्या कहते हैं ना, खेती करोगे, तो मिट्टी में ही करोगे। तो मिट्टी के अंदर भी आपको पीएच पहले देखना पड़ेगा। अगर पीएच ऊपर नीचे हुआ तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगी। ये जो शुगर केन होता है ना, ये न्यूट्रल पीएच में ही ग्रो करता है। राइस के लिए स्लाइटली एसिडिक पीएच की जरूरत पड़ती है। सॉइल के पीएच की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि राइस का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जिस सॉइल में ये उग रही है। और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इसके लिए स्लाइटली हमें बेसिक पीएच की जरूरत पड़ती है, सॉइल की स्लाइटली बेसिक पीएच। तो समझने की कोशिश करो कि कोई भी आप किसी भी मिट्टी में कोई भी खेती नहीं उगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको पीएच पता नहीं हो सॉइल का। तो सॉइल का पीएच भी बहुत जरूरी है पता करना, तब जाके आप इन शुगर केन या सिट्रस फ्रूट्स को आप लोग फार्मिंग कर सकते हो। तो कितना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। और उसका हम बड़ी आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं। मिट्टी को गीली करके अगर लिटमस हमने लगा लिया तो हमें पता चल जाता है ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है। फिर और धीरे धीरे हम और भी कई सारे तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है वगैरह वगैरह। तो ये एक और इम्पोर्टेंट था। एक इम्पोर्टेंस इसका और होता है, अगर आप देखेंगे तो वो हमारा डाइजेशन है, ठीक है। तो देखो डाइजेशन की बात करें तो हमारे स्टमक में HCl सेक्रेट होता है। हमारे स्टमक में क्या सेक्रेट होता है, HCl सेक्रेट होता है। और ये HCl जो है किस काम आता है, फूड के डाइजेशन में काम आता है, फूड के डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। इस HCl का pH 2 से 3 के आसपास रहेगा। और मतलब इतना ज़्यादा हार्ड एसिड भी नहीं होगा, मतलब इतना ज़्यादा हल्का एसिड भी मत समझना, 2 से 3 pH है भाई। तो खैर ऐसा एसिड रहता है जो फूड को डाइजेस्ट कर ले। कभी कभी क्या होता है तुम्हारे साथ, हमारे सबके साथ, कि मान लो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी मान लो लॉकडाउन खुल जाए, मतलब अच्छा है अगर खुल जाए तो बहुत जल्दी, तो हम सब एकदम से बाहर चले जाएंगे और खूब खाना पीना अगर शुरू कर दें तो बदहजमी भी हो सकती है ना, है ना, खट्टी डकारें आने लग जाएंगे, एसिडिटी हो जाएगी। कहते हैं ना, कई बार सुना भी होगा, एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी कब होती है, जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लोगे, तो खाना ज़्यादा खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड भी ज़्यादा पेट सेक्रेट करेगा। और जब ज़्यादा एसिड सेक्रेट करेगा तो हमारे स्टमक की एक क्षमता होती है ना एसिड को झेलने की भी, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है एसिड में, जो स्टमक को जलने नहीं देती, खराब नहीं होने देती। वो म्यूकस मेम्ब्रेन एक तरह का प्रोटेक्शन करती है एसिड से। तो वो क्या होगा, वो म्यूकस मेम्ब्रेन अब डैमेज होने लगेगी तो आपको एसिडिटी फील होगा, मतलब खतरनाक तरीके से जलन मचेगी पेट में। तो आप क्या करोगे, हम तो हमारा घरेलू इलाज रहता है, इनो ले लेते हैं, ठीक है। और वो जेंटेक नाम की एक टेबलेट आती है वो ले लेते हैं, एक रेनिटिडाइन आती है, रेनिटिडाइन वो भी ले लेते हैं। खैर है ना, इन सब में होता कुछ नहीं है, एक्चुअल में बेस ही होता है। इस बेस को याद रखो, इसको भले याद मत रखो इनो वगैरह को, लेकिन इसको याद रखो। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझो इस बात को, ये जो है बेस है। अगर एसिडिटी पेट में ज्यादा हो जाए तो हम बेस को लेते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। तो जो आप टेबलेट्स वगैरह लेते हो, इनो लेते हो, तो उनमें इस तरह के बेस आपको मिलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टाइप के, इस तरह के सारे आपको बेसिस मिलेंगे। और ये इसको याद रखना है ना, ये एग्जाम में लिखोगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा टीचर पे। खैर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और MgOH होल टू आइस,
तो इंपॉर्टेंट है ना भाई पीएच का आपके पेट में भी, है ना, तभी तो आपका खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, उसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंस होता है पीएच का, वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, और वो है टूथ डिके। ठीक है, तो जो टीथ होता है ना हमारा, उसमें जो इनेमल होता है, जो परत होती है ऊपर की, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, बॉडी का सब्सटेंस होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। जैसे ये देखो मेरे सफेद सफेद दांत तो इन दांतों में जो परत जमी हुई है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट की है, इसको कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या है, ये है टूथ इनेमल। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट तो बिल्कुल है, लेकिन ये भी सड़ जाएगा। कब सड़ेगा, जब आप खाना खाओगे, आप खूब चॉकलेट्स खाओगे, शुगरी सब्सटेंस खाओगे, और आप फिर ब्रश नहीं करोगे, फ्रीक्वेंटली ब्रश नहीं करोगे। मतलब दिन में हम कहते हैं ना, सुबह शाम कम से कम 2 टाइम तो ब्रश करना चाहिए। क्यों कहते हैं ऐसा, ताकि अगर कोई फूड जमा है हमारे दांत में, दाढ़ में, तो वो हम ब्रश करके उसको निकाल सकें। ऐसा क्यों होता है, मान लो मैं अभी खाना खा के सो जाऊं फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा मैं फ्रीक्वेंटली करता ही जा रहा हूं, तो क्या होने वाला है, मैं रात में खाना खाऊंगा, दांत में कुछ ना कुछ अगर जम जाएगा, कुछ भी चीज़ अगर दांत में लग गई, तो बैक्टीरिया उसको अटैक कर देंगे, क्योंकि हमारे मुंह में, हाथ में, हर जगह बैक्टीरिया मिलेगा आपको, वहाँ अटैक करना स्टार्ट करेंगे, उसको खाना स्टार्ट करेंगे, तो एसिड, और फिर वो एसिड्स भी छोड़ेंगे, तो वो एसिडिक नेचर हमारे जो माउथ में है वो बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, दांत के अंदर खराबी पैदा होगी, और ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये इनेमल हमारे खराब होंगे, टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, पीएच जब डिक्रीज होगा ना माउथ का, तो वो खराब होने लग जाएगा। हालांकि हमारा जो सलाइवा होता है, उसका पीएच जो होता है अल्कलाइन होता है। समझ रहे हो ना बात को, जो सलाइवा है मेरा, आपका, हम सब का, वो क्या है, उसका अल्कली नेचर है, स्लाइटली अल्कलाइन है, स्लाइटली, ज्यादा भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो वो बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको टूथपेस्ट तो करना पड़ेगा, आपको ब्रश तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा बेसिक होता है, और वो फिर उस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपके दांत ज्यादा देर तक, ज्यादा सालों तक, ज्यादा दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं। तो कम से कम मेरी राय है, सुबह शाम 2 टाइम तो अपने दांतों को साफ करा करो। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंस हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच में। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है भाई, खैर जो इंपॉर्टेंस थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंस है यार, देखो जो मेडिकल फील्ड होती है, टेस्टिंग वगैरह, यूरिन की, ब्लड की, यहाँ भी पीएच टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर पीएच ऊपर नीचे हो जाए कुछ देर के लिए तो जान को बहुत खतरा रहता है। तो पीएच का भी टेस्ट होता है, यूरिन में, ब्लड में भी, हमारा लैब के अंदर, मेडिकल फील्ड में। इसके अलावा खेतीबाड़ी के अंदर सॉइल, हर तरह की सॉइल का टेस्ट होता है कि क्या पीएच है। अगर मान लो मुझे खेती करनी है राइस की, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा एसिडिक पीएच वाली सॉइल चाहिए रहेगी। अब मेरे पास अगर एसिडिक सॉइल नहीं है, बेसिक सॉइल है, आप समझना पूरी कहानी को, बेसिक सॉइल मतलब जो मेरे जो फार्मिंग है वहां पर जो सॉइल है वो बेसिक है, तो मुझे उसको थोड़ा सा एसिडिक तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक मैन्योर उसके अंदर डालूंगा। और मान लो मुझे सिट्रस फ्रूट्स की, संतरों की खेती करनी है, नींबू की खेती करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए रहेगा एक ऐसी जमीन जिसका नेचर हो थोड़ा सा, क्या हो, बेसिक नेचर हो। तो अब मेरे को अगर मान लो ऐसी जमीन मिल गई जहां पर सॉइल का नेचर एसिडिक है, तो फिर मैं लाइम उसमें ऐड करूंगा, LIME, लाइम। ठीक है ना, तो इस तरह से हम सॉइल के नेचर को भी कुछ ना कुछ ऐड करके, पीएच को, मतलब नेचर इन द सेंस आई मीन पीएच को चेंज करते हैं, ताकि हम जो हमें जरूरत है जिस चीज की खेती करने की, वो हमें मिल जाए आसानी से। सो डेट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। और बिल्कुल पक्की बात बोल रहा हूँ, अब वीडियो रेगुलर आएगी। एक्चुअल में थोड़ा मेरे को मोटिवेशन चाहिए रहता है यार वीडियो बनाने के लिए, जो बहुत कम मिलता है, और मैं बहुत आलसी भी हूँ। सो सॉरी उसके लिए बहुत ज़्यादा, मेरी तरफ से दिल से मतलब। और मैं पूरी कोशिश करूंगा 12th क्लास की भी वीडियो बनाऊंगा, पक्की बात है। अभी 10th और 12th की वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हम कवर करेंगे, फिर 11th और 9th क्लास में भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हें क्या पढ़ना है मुझसे,
कैसा पढ़ना चाहते हो, और भी जो तुम्हारे दिल में आए वो बोलो, मतलब अच्छी बातें ही बोलना, बुरी बात मत बोलना, मतलब ठीक है ना। ठीक, खैर जो भी बोलना है ईमानदारी से बोलना, अच्छी बुरी जो भी बात है। तो खैर, और जिस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर भी करना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल देख लेंगे। थैंक यू, बाय।